नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। दिल्ली में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आसोला भाटी क्षेत्र स्थित नील झील के किनारे भव्य योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सैकड़ों योग साधकों के साथ शामिल हुई और सामूहिक योग अभ्यास किया। इस वर्ष योग दिवस की थीम योग फॉर हेल्दी एजिंग रखी गई, जिसका उद्देश्य लोगों को स्वस्थ, सक्रिय और संतुलित जीवन शैली के प्रति प्रेरित करना है। कार्यक्रम में विभिन्न योगासन और प्राणायाम का अभ्यास कराया गया, जिसमें बड़ी संख्या में नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस अवसर पर सांसद रामवीर सिंह बिदूड़ी और मंत्री मजिंदर सिंह सिरसा सहित कई वरिष्ठ नेता एवं अधिकारी भी उपस्थित रहे। सभी ने योग के महत्व पर प्रकाश डालते हुए इसे दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने की अपील की। कार्यक्रम के दौरान योग प्रशिक्षकों ने प्रतिभागियों को शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लाभों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि योग न केवल शरीर को स्वस्थ रखता है, बल्कि मानसिक संतुलन और जीवन में अनुशासन भी लाता है। पूरे आयोजन में उत्साह और ऊर्जा का एक माहौल देखने को मिला और लोगों ने योग को नियमित रूप से अपनाने का संकल्प लिया। वहीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर नगर पंचायत थाना भवन में भव्य योग एवं स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, कर्मचारियों और नगरवासियों ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए सामूहिक योग अभ्यास किया। इस अवसर पर पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में संजय कुमार, निदेशक उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबंधक अकेडमी ने भी सहभागिता की। दोनों अतिथियों ने योग के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि योग केवल व्यायाम नहीं, बल्कि स्वस्थ, संतुलित और सकारात्मक जीवन का आधार है। उन्होंने सभी नागरिकों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करने की अपील की। योग प्रशिक्षकों के निर्देशन में उपस्थित लोगों ने विभिन्न योगासन और प्राणायाम का अभ्यास किया। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों को योग के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। सभी प्रतिभागियों ने अनुशासन और उत्साह के साथ योगाभ्यास कर स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का संदेश दिया। कार्यक्रम में नगर पंचायत के जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और गणमान्य नागरिकों की गरिमामयी उपस्थिति रही। अंत में सभी ने नियमित योग करने, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने और योग को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। वहीं नोएडा में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सेक्टर 24 स्थित इंडियन कोस्ट गार्ड परिसर में भव्य योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में अधिकारियों, जवानों और अन्य परिवारों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लेते हुए सामूहिक योग अभ्यास किया। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों ने विभिन्न योगासन और प्राणायाम का अभ्यास किया और योग के माध्यम से स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का संदेश दिया। आयोजन का मुख्य उद्देश्य शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत करना तथा अनुशासन और फिटनेस के प्रति जागरूकता बढ़ाना रहा। अधिकारियों ने इस अवसर पर कहा कि योग न केवल शरीर को स्वस्थ रखता है, बल्कि मानसिक संतुलन और कार्य क्षमता को भी बढ़ाता है। उन्होंने सभी को नियमित रूप से योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करने की अपील की। कार्यक्रम में मौजूद जवानों और उनके परिवारों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और पूरे वातावरण को ऊर्जावान बना दिया। योग दिवस के अवसर पर देश भर में इसी तरह के विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिनमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यह आयोजन न केवल फिटनेस का संदेश देने वाला रहा, बल्कि एक स्वस्थ और अनुशासित जीवन की ओर प्रेरित करने वाला भी साबित हुआ। वहीं पूरे बुलंदशहर में देश के साथ जनपद बुलंदशहर में भी 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़े उत्साह और धूमधाम के साथ मनाया गया। योग दिवस को लेकर जनपद भर में व्यापक तैयारियां की गई थी, जिसके तहत सरकारी संस्थानों, स्कूलों, यमुनापुरम स्टेडियम और पुलिस लाइन स्थित विभिन्न स्थानों पर सामूहिक योग कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्य आयोजित कार्यक्रमों में यमुनापुरम स्टेडियम में भव्य रूप से आयोजन संपन्न हुआ, जहां हजारों लोगों ने एक साथ योगाभ्यास कर स्वस्थ जीवन और फिट इंडिया का संदेश दिया। योग गुरुओं ने प्रतिभागियों को विभिन्न योगासन और प्राणायाम करते हुए योग के महत्व और उसके स्वास्थ्य लाभों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के राजस्व राज्य मंत्री एवं जनपद प्रभारी मंत्री सुरेंद्र दिलेर ने मुख्य रूप से शिरकत की। उनके साथ सांसद भोला सिंह, मेरठ मंडलायुक्त भानुचंद्र गोस्वामी और जिलाधिकारी कुमार हर्ष भी उपस्थित रहे। अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने योग को जीवन का अभिन्न हिस्सा बताते हुए लोगों से इसे दैनिक दिनचर्या में शामिल करने की अपील की। कार्यक्रम में भारी संख्या में लोगों की भागीदारी ने आयोजन को और भी भव्य और सफल बना दिया। दिलेर ने कार्यक्रम का आयोजन किया। बुलंदशहर में भी भव्य योग दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर पूरे देश भर में योग को लेकर अलग अलग जगहों पर कार्यक्रमों के आयोजन किए जा रहे हैं। इसी क्रम में बुलंदशहर में भी इस खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां हजारों लोगों ने इस कार्यक्रम में शिरकत की और योग अभ्यास किया। तो मंत्री सुरेंद्र दिलेर ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। तो खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राकेश दास हमारे साथ जुड़ गए। राकेश, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? पूरे एनसीआर में
आज योग दिवस के मौके पर खास कार्यक्रमों के आयोजन किए गए थे। बुलंदशहर हो, नोएडा हो, तमाम जगहों पर अलग अलग कार्यक्रमों के आयोजन देखने को मिले, जहां हजारों की संख्या में लोगों ने जुटकर एक साथ योगाभ्यास किया है। जी बिल्कुल, गाजियाबाद समेत पूरे दिल्ली एनसीआर के आगे अंतर्राष्ट्रीय जो योग दिवस है वो 12वां योग दिवस जो है मनाया जा रहा है और भव्य आयोजन देखने को मिला गाजियाबाद में। और आपको बता दें कि गाजियाबाद के आईएमएस कॉलेज परिसर में जिला प्रशासन और प्रयोग के सहयोग से हजारों लोगों ने एक साथ योगाभ्यास और स्वस्थ जीवन का जो संदेश है वो दिया। अब तस्वीरों में देख ही सकते हैं कि किस प्रकार से जो भारी संख्या में लोग है वो योगासन और प्राणायाम करते हुए सुबह सुबह ही देखने को मिले। इस कार्यक्रम में कई लोग जैसे जनप्रतिनिधि, अधिकारी, शिक्षक, छात्रों, सामाजिक संगठन के सदस्यों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। बिल्कुल। और राकेश, अगर बात की जाए, क्योंकि बेहद खास ही इस दिवस को माना जा रहा है और स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए तमाम तरीके के प्रयास यहाँ पर सरकार की तरफ से भी किए जा रहे हैं, और उसी कड़ी में आज योग दिवस को लेकर इन खास आयोजनों का आयोजन किया गया था। ऐसे में क्या कुछ तैयारियां वहाँ पर देखने को मिली, किस तरीके से इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया गया और क्या कुछ खास रहा? जी बिल्कुल, देखिए गाजियाबाद में जो है जिला प्रशासन द्वारा किया गया था, जिसमें विशेष कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के सरकार के कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा जो है मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। उनके साथ साथ जो गाजियाबाद के जिला अधिकारी रविंद्र कुमार मानदड़ समेत विभिन्न अधिकारियों के लोग भी जो वहाँ पर मौजूद थे। सभी लोगों ने सामूहिक योगासन का अभ्यास किया और साथ ही साथ दैनिक दिनचर्या का भी हिस्सा बनाने का संदेश। साथ ही योग दिवस के अवसर पर यहाँ पे योग विशेषज्ञों द्वारा विभिन्न आसनों का अभ्यास कराया गया और बताया गया कि न केवल शरीर को स्वस्थ रखने का माध्यम है बल्कि मानसिक तनाव को दूर करने का भी एक सकारात्मक ऊर्जा लाने का शक्ति साधन है। अगर अब देश की बात करें तो पूरे प्रदेश में गाजियाबाद समेत लखनऊ, मेरठ, बुलंदशहर, लखनऊ, नोएडा, बनारस, प्रयागराज जैसे अन्य बड़े बड़े जिलों में भी इसका खासा इंतजाम किया गया था। उत्तर प्रदेश में लाखों लोगों ने आज योग दिवस का जो है वो मनाया। साथ ही साथ प्रधानमंत्री की जो विजन है कि स्वस्थ भारत और फिट इंडिया के तहत जिसको बढ़ाने का जो कार्यक्रम किया जा रहा है, लगे बात करें तो यहाँ लोगों में खासा उत्साह जो है वो देखने को मिला। बुजुर्गों में, बच्चों में जो योगा का है वो प्रति जो आपका लगाव है वो भी देखने को मिला। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि नियमित रूप से जो योग करने का संकल्प भी लिया। साथ ही साथ जो प्रशासन है उनका कहना है कि जन जन तक जो है योगा को पहुंचाना और स्वास्थ्य के साथ जो प्रति सभी लोगों को जागरूक करने का जो प्रशासन द्वारा वो लगातार कार्य ऐसे आयोजन करते जाएंगे। अगर बात करें तो ये 12वां अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है योग दिवस है और गाजियाबाद समेत आईएमएस कॉलेज के साथ साथ ये प्रेरणादायक तस्वीरें जो है वो देखने को मिल रही है, जहाँ पर हजारों लोग जो है स्वास्थ्य के लिए समर्पित देखने को मिल रहा है। चलिए राकेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो योग दिवस के मौके पर इस खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अलग अलग जगहों पर योग अभ्यास करते हुए हजारों लोग नजर आए और इसी कड़ी में बुलंदशहर में भी इस खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहाँ पर लोगों ने बढ़ चढ़कर योगाभ्यास किया और स्वस्थ जीवन को लेकर संकल्प भी लिया। वहीं हापुड़ नगर पालिका परिषद हापुड़ के वार्ड नंबर 40 स्थित सभासद कार्यालय पर नागरिकों की सुविधा के लिए फैमिली आईडी कार्ड बनवाने हेतु 3 दिवसीय विशेष शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर 21 जून से 23 जून तक संचालित होगा, जिसमें क्षेत्र के लोगों को फैमिली आईडी से संबंधित जानकारी देने के साथ साथ पात्र नागरिकों का पंजीकरण भी किया जा रहा है। वार्ड 40 के सभासद पति हाजी अयूब ने बताया कि फैमिली आईडी राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसके माध्यम से नागरिकों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में आसानी होती है। उन्होंने कहा कि शिविर का उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को योजना से जोड़ना और उन्हें सरकारी सुविधाओं का लाभ दिलाना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन परिवारों के पास पहले से राशन कार्ड उपलब्ध है उन्हें अलग से फैमिली आईडी बनवाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनका विवरण पहले से ही सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज होता है। अन्य पात्र नागरिक इस शिविर में पहुंचकर आसानी से अपना पंजीकरण करा सकते हैं। शिविर में लोगों को आवश्यक दस्तावेजों, सरकारी योजनाओं और जन कल्याणकारी सुविधाओं के बारे में भी जानकारी दी जा रही है। आयोजकों ने नागरिकों से अपील की है कि वो निर्धारित तिथियों में शिविर स्थल पर पहुंचकर योजना का लाभ उठाएं और किसी भी सरकारी सुविधा से वंचित न रहें। वहीं नोएडा जिले में नीट परीक्षा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सेक्टर 12 स्थित राजकीय इंटर कॉलेज सहित सभी परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों का पहुंचना शुरू हो गया है। परीक्षा को शांतिपूर्ण और नकल विहीन संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की हैं। जानकारी के अनुसार नोएडा में कुल 23 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां लगभग 11,302 छात्र नीट परीक्षा में शामिल हो रहे हैं।
सभी केंद्रों के बाहर पुलिस बल की तैनाती की गई है ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे और किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न हो। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करते हुए सीसीटीवी कैमरे, जैमर और मेटल डिटेक्टर लगाए गए हैं। प्रत्येक अभ्यर्थी की सख्त जांच के बाद ही उन्हें परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया जा रहा है। प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार परीक्षा को पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए गए हैं। अभ्यर्थियों को समय से पहले केंद्र पर पहुंचने की सलाह दी गई थी, जिसका पालन करते हुए छात्र छात्राएं परीक्षा केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। कुल मिलाकर जिले में नीट परीक्षा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था बेहद सख्त रखी गई है, जिससे परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराई जा सके। वहीं मुजफ्फरनगर जनपद के खतौली क्षेत्र में स्कूली छात्राओं को देखकर सड़क पर रील बनाना एक युवक को भारी पड़ गया। बताया जा रहा है कि युवक, जिसकी पहचान रॉबिन के रूप में हुई है, छात्राओं के आसपास घूमते हुए सोशल मीडिया के लिए रील वीडियो बना रहा था। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों ने इसकी आलोचना की और मामले की जानकारी पुलिस तक पहुंची। मामले को प्रमुखता से उठाए जाने के बाद खतौली थाना पुलिस ने वीडियो का संज्ञान लिया और जांच शुरू की। जांच में युवक की पहचान रॉबिन के रूप में हुई, जिसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की। पुलिस ने संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया। बताया जा रहा है कि युवक जिस गाने पर रील बना रहा था वो महबूबा गीत था। वहीं पुलिस की कार्रवाई के बाद आरोपी का अंदाज पूरी तरह बदल गया। गिरफ्तारी के दौरान वो हाथ जोड़कर माफी मांगता और कार्रवाई से बचने के लिए गुहार लगाता नजर आया। खतौली थाना पुलिस का कहना है कि सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं और छात्राओं की निजता का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने लोगों से सोशल मीडिया के लिए जिम्मेदारी से व्यवहार करने की भी अपील की है। वहीं गाजियाबाद थाना नंदग्राम क्षेत्र के मोरटा गांव निवासी आदेश त्यागी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में युवक कथित तौर पर व्हाट्सएप वीडियो कॉल के दौरान और सार्वजनिक सड़क पर खुलेआम पिस्टल लहराते हुए दिखाई दे रहा है। वीडियो सामने आने के बाद इलाके में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह सार्वजनिक स्थान पर हथियार का प्रदर्शन करना कानून व्यवस्था के लिए गंभीर विषय है। वीडियो में दिखाई दे रही हरकतों को लेकर लोगों ने चिंता जताई है और पुलिस से मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की मांग की है। गौरतलब है कि गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट लगातार अपराध पर अंकुश लगाने और शहर को अपराध मुक्त बनाने के दावे करती रही है। ऐसे में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो उन दावों पर सवाल खड़े करता नजर आ रहा है। हालांकि वायरल वीडियो की सत्यता और उसमें दिखाई दे रहे हथियार के संबंध में अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अब सभी की नज़र गाजियाबाद पुलिस की कार्रवाई पर टिकी है। अगर जांच में वीडियो सही पाया जाता है तो पुलिस संबंधित कानूनी धाराओं के तहत कार्रवाई कर सकती है। फिलहाल मामला सोशल मीडिया पर चर्चाओं का विषय बना हुआ है। वहीं गाजियाबाद मुरादनगर गंग नहर में लगातार हो रही डूबकर मौतों की घटनाओं में कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इन घटनाओं को लेकर अब हादसा और साजिश के बीच बहस तेज हो गई है। मामला उस समय और चर्चाओं में आ गया जब सदर विधायक संजीव शर्मा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच की मांग की। जानकारी के अनुसार प्रताप विहार निवासी 26 वर्षीय हरप्रीत और सनी अपनी मां के साथ गंग नहर पहुंचे थे। स्नान के दौरान दोनों युवक नहर में उतरे, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मौत हो गई। मृतकों के परिजनों का आरोप है कि घाट पर मौजूद कुछ संदिग्ध युवकों ने कीमती सामान लूटने के इरादे से इस घटना को अंजाम दिया। इस आरोप के आधार पर मामले को गंभीरता से उठाया गया है। विधायक ने मुख्यमंत्री को पूरे घटनाक्रम से अवगत कराया, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों को मामले की गहन जांच के निर्देश दिए हैं। प्रशासन को यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया है कि गंग नहर क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रहे। आने वाले दिनों में कांवड़ यात्रा के दौरान इसी मार्ग से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की आवाजाही होगी। ऐसे में सुरक्षा और निगरानी को लेकर प्रशासन पर दबाव बढ़ गया है। अब सभी की निगाहें जांच रिपोर्ट पर टिकी हुई हैं, जिससे ये स्पष्ट हो सकेगा कि ये घटनाएं महज हादसा है या फिर किसी संगठित साजिश का हिस्सा है। जब सनी जी वहाँ पे तैरते हुए जा रहे थे तो वहाँ पे कुछ 2 लोग बचाने के लिए गए थे। उसके बाद उनकी जो बॉडी है वो हमें दिखाई नहीं दी। ठीक है, तो जब हम वहाँ पर हम पहुँचे हैं तो वहाँ पे हमें एक आदमी मिला था जो कि थोड़े से एजेड थे, ठीक है, जिनका नाम एहसान है। तो उन्होंने बोला था कि आप हमें कुछ पैसे दे दीजिए, हम ढूंढ के लेके आते हैं। अच्छा, तो इसमें शंका कहाँ है? किस बात को लेकर शंका है आपको? इसमें हमें डाउट ये लग रहा है क्योंकि जब हम नेक्स्ट डे भी जब NDRF टीम आई थी तो वो हमें बार बार यही बोला था कि आप इस एरिया में बोट मत चलवाइए, क्योंकि हो सकता है कि हमें फिर मिले ही ना, वो हो सकता है बॉडी नीचे चली जाए। तो वो हमें कंटिन्यूसली बता रहा था। वहाँ पे आगे जाके एक पुल पड़ता है जहाँ पे थोड़ा सा शायद एरिया पक्का बना हुआ है, सीमेंटेड है। उन्होंने बोला था कि अगर आप वहाँ चलवाएंगे तो हमें वो कभी नहीं मिलेंगे क्योंकि वहाँ पे बहुत गहरा है। फिर अगले दिन वो हमें दूसरे पुल पे ले गया। उसने बोला कि आप यहीं रुकिए, मैं आपको कल सुबह तक सुबह 6 बजे तक वेट करिए, आपको यहीं मिलेगा, यहीं मिलेगा। कितने रुपए की मांग की थी बॉडी ढूंढने के लिए? 5 से 10 हज़ार रुपये उसने बोले थे। हरमीत सिंह भाटिया और सन्नी मेरा बहनोई था, मेरी बहन का पति, जो वहाँ पे गंगा दशहरा के स्नान के लिए गया था। ठीक, स्नान करते ही एक डुबकी लगाई है उसने और उसके बाद कुछ देर तैरने के बाद
वो नजर नहीं आया। और ये गलाता है कि हम वहाँ पे पहुँचते हैं तो वहीं नोएडा पुलिस ने अंतर्राज्यीय लग्जरी वाहन चोर गैंग का भांडाफोड़ करते हुए 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। थाना सेक्टर 58 पुलिस की कार्रवाई में चोरी की 3 लग्जरी गाड़ियां, थार, क्रेटा और इको स्पोर्ट्स बरामद की गई है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक अवैध तमंचा और कारतूस भी बरामद किए हैं। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी बेहद सुनियोजित तरीके से वाहन चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे। गिरोह के सदस्य विभिन्न सर्विस सेंटरों से वाहनों की चाबियां चोरी कर लेते थे और बाद में उन्हीं वाहनों को निशाना बनाकर चोरी कर फरार हो जाते थे। चोरी के बाद वाहन के इंजन और चेसिस नंबर बदल दिए जाते थे, जिससे उनकी पहचान छिपाई जा सके। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने 60 से अधिक चोरी की गाड़ियों को पूर्वोत्तर राज्यों में बेचने की बात स्वीकार की है। इस खुलासे के बाद पुलिस अब गिरोह के अन्य सदस्यों, उनके नेटवर्क और चोरी के वाहनों की खरीद फरोख्त से जुड़े लोगों की तलाश में जुट गई है। नोएडा पुलिस का कहना है कि मामले की गहन जांच की जा रही है और जल्द ही गिरोह से जुड़े अन्य आरोपियों पर भी कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई को वाहन चोरी के खिलाफ बड़ी सफलता माना जा रहा है। वहीं नोएडा थाना सेक्टर 20 पुलिस ने क्रिप्टो करेंसी के नाम पर लाखों रुपए की ठगी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस के अनुसार आरोपी लोगों को क्रिप्टो करेंसी उपलब्ध कराने का झांसा देकर नकद रकम लेते थे और बाद में फरार हो जाते थे। गिरफ्तार आरोपियों में एक युवक BBA और दूसरा BCom शिक्षित बताया गया है। पुलिस ने आरोपियों की पहचान उमेर खान समेत 2 युवकों के रूप में की है। जांच में सामने आया है कि आरोपियों ने नोएडा के एक व्यक्ति से 11.45 लाख रुपए नकद लेकर उसे क्रिप्टो करेंसी उपलब्ध कराने का वादा किया था। रकम लेने के बाद दोनों आरोपी संपर्क तोड़कर फरार हो गए। पीड़ित की शिकायत के आधार पर थाना सेक्टर 20 पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उनके कब्जे से ठगी गई 11.45 लाख रुपए की रकम भी बरामद कर ली है। पूछताछ के दौरान आरोपियों से उनके अन्य साथियों और नेटवर्क के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। पुलिस अब इस गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी है। साथ ही ये भी जांच की जा रही है कि आरोपियों ने इसी तरह की कितनी अन्य ठगी की वारदातों को अंजाम दिया है। पुलिस आयुक्त महोदया के निर्देशन में नोएडा जोन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई लगातार प्रचलित है। आज इसी क्रम में DCP नोएडा सर के निकट पर्यवेक्षण में ACP फर्स्ट SHO 20 और उनकी टीम के द्वारा 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। इस संबंध में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट सोनू सिंह नामक व्यक्ति के द्वारा कायम कराई गई थी, जिसमें उसके द्वारा बताया गया कि कुछ व्यक्तियों ने उससे संपर्क किया और उनको क्रिप्टो करेंसी खरीदने के एवज में उनको बताया कि आप कुछ पैसे देंगे तो उसके बदले में वो उनको क्रिप्टो करेंसी देंगे। इसी झांसे में और धोखाधड़ी का शिकार वो व्यक्ति बना और उसने थाना 20 क्षेत्र में आकर के और उस व्यक्ति को 11,49,500 रुपए देने के उसमें वो आए यहाँ पर और उन्होंने बातों में जो अभियुक्तगण है उन्होंने बातों में फंसा करके और उनके रुपए और जो डॉक्यूमेंट थे वो सब उससे धोखाधड़ी करके चोरी करके ले गए। आज इन सभी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और उनके कब्जे से 100% जो उन्होंने। वहीं गाजियाबाद खोड़ा थाना क्षेत्र के संगम पार्क इलाके में एक नाबालिग किशोरी के साथ कथित तौर पर दुष्कर्म के प्रयास का मामला सामने आया है। घटना 20 जून देर रात की है। आरोप है कि एक नाबालिग युवक ने किशोरी के साथ जबरदस्ती करने का प्रयास किया, जिसके दौरान किशोरी घायल हो गई। परिजनों के अनुसार घटना के समय घर में मौजूद एक सदस्य ने किशोरी की चीख पुकार सुनकर मौके पर पहुंची तो उसे घायल अवस्था में पाया। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने तत्काल किशोरी को उपचार के लिए स्थानीय अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज चल रहा है। चिकित्सकों के अनुसार उसकी हालत फिलहाल स्थिर है। ACP इंदिरापुरम अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया कि 20 जून की रात पुलिस को संगम पार्क क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की के घायल होने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और घायल किशोरी को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। उन्होंने बताया कि पीड़िता के परिजनों की शिकायत के आधार पर दुष्कर्म के प्रयास सहित संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपी नाबालिग युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है। साथ ही मामले के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। जांच में प्राप्त तथ्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। थाना क्षेत्र खोड़ा में देर रात्रि लगभग 2 बजे 112 के माध्यम से एक सूचना प्राप्त होती है कि एक लड़के के द्वारा एक किशोरी के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया गया है तथा किशोरी घायल अवस्था में है। उक्त सूचना पर तत्काल ही थाना पुलिस मौके पहुंचती है तथा किशोरी को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराती है, जहां वो उपचाराधीन है तथा पूरी तरह से सुरक्षित है। उक्त प्रकरण में पूछताछ के आधार पर यह ज्ञात होता है कि ये किशोरी थाना क्षेत्र खोड़ा में अपने परिवार के साथ किराए के मकान में प्रथम तल पर रहती है तथा परिजनों का आरोप है कि उसी मकान में द्वितीय तल पर रहने वाला एक नाबालिग किशोर के द्वारा इनके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया गया तथा उसी दौरान खींचतान के क्रम में इनको गिरने से चोट आ गई है। उक्त प्रकरण में परिजनों से प्राप्त तहरीर के आधार पर तत्काल ही सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है तथा नाबालिग किशोर को
हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है। पूरे प्रकरण में पूछताछ तथा साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। वहीं गाजियाबाद थाना लोनी बॉर्डर क्षेत्र में एक युवक पर जानलेवा हमला किए जाने का मामला सामने आया है। पीड़ित पक्ष की शिकायत पर पुलिस ने 3 नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार अमर कॉलोनी निवासी मोनू कुमार ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसका छोटा भाई अरुण कुमार 19 जून 2026 की रात करीब 10:45 पर खाना खाने के बाद अंबेडकर चौक पर खड़ा था। उसी दौरान वो अपने परिचितों के साथ मौजूद था। आरोप है कि तभी 2 मोटरसाइकिल पर सवार होकर करण सूद, मोंटी और अक्षय मौके पर पहुंचे और अरुण कुमार पर फायरिंग कर दी। पीड़ित पक्ष के अनुसार गोली अरुण कुमार के सीने में लगी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए तो परिजन और स्थानीय लोग घायल युवक को तत्काल दिल्ली स्थित जीटीबी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसका उपचार जारी है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि कुछ दिन पहले अरुण कुमार और आरोपी करण सूद के बीच विवाद हुआ था, जिसके चलते इस हमले को अंजाम दिया गया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। मामले की जांच उप निरीक्षक हरिओम को सौंपी गई है। पुलिस आरोपियों की तलाश के साथ साथ घटना के सभी पहलुओं की जांच पड़ताल भी कर रही है। वहीं बुलंदशहर, शिकारपुर, पहासू और छतारी क्षेत्रों में लगातार मिल रही अतिक्रमण की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए एसडीएम शिकारपुर रविंद्र प्रताप सिंह ने नगर पालिका प्रशासन को सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। एसडीएम के निर्देश के बाद नगर पालिका की तरफ से जल्द ही अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जाएगा। प्रशासन के अनुसार बाजारों, मुख्य सड़कों और सार्वजनिक स्थानों को, और आपको बता दें कि आसपास के कई दुकानदारों और अन्य लोगों की तरफ से अतिक्रमण किया गया है, जिससे आम लोगों को आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विशेष रूप से शिकारपुर नगर में कई स्थानों पर जाम की समस्या बनी रहती है, जिसके कारण स्थानीय नागरिकों को काफ़ी दिक्कतें झेलनी पड़ती है। एसडीएम रविंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि क्षेत्र की जनता को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना प्रशासन की पहली प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य से अतिक्रमण के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जाएगी और सार्वजनिक मार्गों को अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। वहीं शिकारपुर नगरपालिका की अधिशासी अधिकारी नीतू सिंह ने नगरवासियों से अपील करते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति सड़क, नाली या सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण न करे। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अभियान के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जल्द ही शिकारपुर, पहासू और छतारी में व्यापक स्तर पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। अभी थोड़े दिन पहले शिकारपुर नगर पालिका में इसका अभियान चलाया गया था और जिन लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था फुटपाथ पर या अपने दुकान के सीमा के बाहर, उनका अवैध निर्माण हटवाया गया है। और सारे ईओज को पहासू में भी हम लोग ये अभियान चलाने जा रहे हैं और मुहर्रम बाद पहासू में भी ये अभियान चलेगा और उसके बाद छतारी में भी चलेगा। और ईओ को भी निर्देशित किया गया है कि सड़क पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण न होने दें, जिससे पटरी पर चलने वाले लोगों को, पैदल चलने वाले लोगों को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़े। निश्चित रूप से इसमें हम लोग एक तो अवेयरनेस भी हमारा चलता रहता है कंटिन्यू, कि कोई इस तरीके का अवैध अतिक्रमण फुटपाथ पे ना करें, और हमारा अभियान भी चलता रहता है। निरंतर हमने एक टीम बना रखी है जिसको हम भेजते रहते हैं, तो इस तरीके से कोई अवैध अतिक्रमण ना हो पाए। यदि होता है तो हम लोग उसको हटाते हैं। हमने अपना वेंडिंग जोन भी बना रखा है और लोगों को, जो हमारे ठेला ठेली वाले व्यापारी बंधु हैं छोटे, उनको हमने हिदायत भी दे रखी है कि वेंडिंग जोन में ही उसको अपना ठेला ठेली को स्थापित करें, इधर उधर अनावश्यक फुटपाथ पे अतिक्रमण ना करें। और इस संदर्भ में हम लोग कंटिन्यू अभियान भी चलाते रहते हैं। अभी थोड़े दिन पहले शिकारपुर, वहीं ग्रेटर नोएडा बादलपुर थाना पुलिस और शातिर हत्यारोपी बदमाशों के बीच देर रात मुठभेड़ हो गई। पुलिस एनटीपीसी कट के पास चेकिंग अभियान चला रही थी, तभी एक बाइक पर सवार संदिग्ध युवकों को रोकने का इशारा किया गया। पुलिस को देखते ही दोनों बदमाश बाइक लेकर भागने लगे। पुलिस टीम ने पीछा किया तो बदमाशों की बाइक फिसल गई। इसके बाद आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली लगने से दोनों बदमाश घायल हो गए। घायल बदमाशों की पहचान विवेक नागर और विकी और विशाल के रूप में हुई है। पुलिस ने मौके से 2 अवैध तमंचे, कारतूस और बिना नंबर प्लेट की बाइक बरामद की है। प्रारंभिक जांच में दोनों आरोपी शातिर अपराधी बताए जा रहे हैं। पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है कि दोनों ने 19 जून को अपने पड़ोसी जीवन किशोर की हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। घायलों को पुलिस ने तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका उपचार चल रहा है। पुलिस अब उनके आपराधिक इतिहास और अन्य मामलों की भी जांच कर रही है। अधिकारियों के अनुसार पूरे नेटवर्क की गहन छानबीन की जा रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई भी जारी है। थाना बादलपुर द्वारा इनपुट के आधार पर अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री के पास एनटीपीसी कट के समीप चेकिंग की जा रही थी, जिसमें सामने से एक बाइक पर 2 संदिग्ध व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए। जब उनको रुकने का इशारा किया गया तो उन व्यक्तियों द्वारा रुकने के स्थान पर तेजी से बाइक चलाकर भागने लगी, जिसपे पुलिस पार्टी द्वारा उनका पीछा किया गया। आगे जाकर वो बाइक से स्लिप होकर गिर गए और अपने को गिरता हुआ देखकर इन व्यक्तियों द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया।
जिसमें आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग में इन दोनों व्यक्तियों के पैर में गोली लगी। सिखलाई ढंग से जब पुलिस टीम द्वारा इनको घेर कर गिरफ्तार किया गया और इनसे कड़ाई से पूछताछ की गई तो इनके पास से एक 315 बोर और एक .32 बोर के कंट्री मेड वेपन बरामद हुए और इसके साथ साथ 2 लाइव कार्ट्रिज और 2 स्पेंट कार्ट्रिजेस बरामद हुए और इन व्यक्तियों ने अपना नाम विक्की नागर, ग्राम अछेजा, थाना बादलपुर बताया और दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम विशाल कश्यप, ग्राम अछेजा, थाना बादलपुर बताया। और इन व्यक्तियों द्वारा यह भी बताया गया कि 19 जून को थाना बादलपुर पर पंजीकृत मृतक जीवन यादव, जिनकी इन दोनों व्यक्तियों द्वारा गोली मारकर हत्या की गई थी, जिसमें ये वांछित अभियुक्त थे और फरार चल रहे थे और पुलिस द्वारा इनको हिरासत में लिया गया है। इनको वहीं क्रिकेट जगत के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने वनडे क्रिकेट इतिहास में एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। ट्राई सीरीज के फाइनल मुकाबले में श्रीलंका ए के खिलाफ उन्होंने मात्र 11 गेंदों में अर्धशतक पूरा कर सबसे तेज 50 का रिकॉर्ड अपने नाम किया। मैच के दौरान वैभव सूर्यवंशी ने शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाया और गेंदबाजों पर लगातार दबाव बनाए रखा। अपनी तूफानी पारी में उन्होंने 5 चौके और 5 छक्के जड़े, जिससे मैदान पर मौजूद दर्शक रोमांचित हो उठे। उनकी इस विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैच का रुख पूरी तरह बदल दिया। वैभव सूर्यवंशी की ये पारी क्रिकेट इतिहास में यादगार बन गई है। वहीं विपक्षी टीम श्रीलंका ए के गेंदबाज उनके सामने पूरी तरह बेबस नजर आए। उनकी इस ऐतिहासिक उपलब्धि के बाद सोशल मीडिया पर भी जमकर चर्चाएं हो रही है और क्रिकेट विशेषज्ञ इसे सीमित ओवरों के क्रिकेट की सबसे विस्फोटक पारियों में से एक बता रहे हैं। ये पारी न सिर्फ रिकॉर्ड तोड़ने वाली रही, बल्कि आने वाले समय में युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बन गई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।